आज नेपाल की बात करना जरूरी है, क्योंकि आज नेपाल की राजधानी काठमांडू में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन लगाने के खिलाफ करीब 1 लाख युवाओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसा विरोध प्रदर्शन यह रहा। आप काठमांडू की इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा लीजिए कि वहां के युवाओं में नेपाल की सरकार के खिलाफ इस समय कितना गुस्सा है। और इसे नेपाल की सरकार के खिलाफ जेन जी का आंदोलन कहा जा रहा है। जेन जी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें ज्यादातर जो युवा हिस्सा ले रहे हैं ये स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र हैं। जेन जी उस पीढ़ी को कहते हैं जिनकी उम्र इस समय 13 से 28 वर्ष के बीच है, और इस पीढ़ी ने बचपन से ही स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया को देखा है। ये स्मार्टफोन्स के साथ बड़े हुए हैं। और नेपाल की सरकार ने 4 सितंबर को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी थी। और इसी पाबंदी के खिलाफ आज काठमांडू में ये रैली की गई और इसमें प्रदर्शनकारियों और नेपाल की पुलिस के बीच काफी हिंसक झड़पें हुई हैं और हालात इतने बिगड़ गए कि भारी पुलिस बंदोबस्त के बावजूद ये युवा संसद भवन के कैंपस में दाखिल हो गए और उसके एक गेट के पास इन्होंने आग लगा दी। तो सोचिए, संसद तक पहुंच गए ये लोग। और ये जो सारे युवा हैं ये अपने हाथों में प्लेकार्ड्स लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। और इन प्लेकार्ड्स पर क्या लिखा था? इनमें लिखा था जेन जी प्रोटेस्ट, इसमें लिखा था नेपो बेबीज, भ्रष्टाचार हम नहीं सहेंगे और अपना भविष्य नहीं बेचने देंगे। ये सब नारे लिखे हुए हैं और इन्हीं के साथ ये विरोध प्रदर्शन यहां पर चल रहा है, जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं। नेपाल के ये युवा नेपो बेबीज शब्द का इस्तेमाल वहां के नेताओं के उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो बिना किसी योग्यता के ही वहां की राजनीति में ताकतवर बने हुए हैं। तो इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। देखिए, नेपाल के जो युवा हैं वो जाग रहे हैं और उनका जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि वहाँ बड़े बड़े नेताओं के बच्चे बिना किसी योग्यता के आगे बढ़ रहे हैं और जो गरीब लोगों के बच्चे हैं, जो आम जनता के बच्चे हैं, उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारे देश में भी अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बड़े बड़े नेताओं के बच्चे होने की वजह से ही आज हमारे देश में अच्छे पदों पर हैं, अच्छी स्थिति में हैं। तो ये एक समानता है भारत और नेपाल के बीच। और पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया, लाठी चार्ज किया और यहाँ तक कि उनके ऊपर पानी की बौछार का भी इस्तेमाल किया। और पुलिस ने कई राउंड्स की फायरिंग की जिसमें गोली लगने से 19 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा करीब 347 लोग घायल हुए हैं और वहाँ हालात को कंट्रोल करने के लिए अब नेपाल की सेना को तैनात करना पड़ा है। और इस समय काठमांडू में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का आवास और संसद भवन सहित नेपाल के जो कुछ बड़े शहर हैं, महत्वपूर्ण शहर हैं, वहां पर भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। और नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने अब से थोड़ी ही देर पहले इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो ये कितनी बड़ी घटना है कि वहां के होम मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना पड़ा। आप सबसे पहले आज नेपाल से आई इन तस्वीरों को देखिए जिसमें वहां के युवाओं का आक्रोश वहां की पुलिस और सरकार को एक बहुत बड़ी चुनौती दे रहा है।
ये जो सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे दो बड़ी बातें आप भी सीख सकते हैं और इसके दो ही विश्लेषण हैं, 2 पॉइंट में। पहला, जो सोशल मीडिया है ये अब आज के युवाओं की लाइफ लाइन बन चुका है। आप इनसे आटा छीन लीजिए लेकिन डाटा मत छीनिए। आज अगर डाटा और आटा में एक तुलना करनी हो तो आटे के बिना काम चलाया जा सकता है। असली जो भोजन है युवाओं का वो अब आटा नहीं है बल्कि डेटा है। और नेपाल की सरकार ने जो गलत काम कर दिया, जो गलती कर दी, वो ये है कि उन्होंने सोशल मीडिया को बैन कर दिया। ये वो युवा हैं जिनकी सोशल मीडिया ही लाइफलाइन है। अभी तक इनकी जो समस्याएं थीं, इनके मन में जो कुंठाएं थीं, जो गुस्सा था, जो क्रोध था, ये सोशल मीडिया के जरिए उसे निकाल लिया करते थे। सोशल मीडिया पर लगातार लिखते थे, प्रोटेस्ट करते थे, अपनी राय, अपने विचार दुनिया के साथ शेयर करते थे और मामला वहीं खत्म हो जाता था क्योंकि इनके पास एक आउटलेट था। लेकिन वो जो एकमात्र साधन था अपना गुस्सा बाहर निकालने का, उसी को नेपाल की सरकार ने बंद कर दिया। और फिर देखिए कि जो गुस्सा सोशल मीडिया पर निकलना था वो गुस्सा सड़कों पर निकलने लगा। और ये गलती है आज के ज़माने में। अगर बहुत बड़ी समस्या पैदा ना हो जाए जिससे कि पूरा देश ही खतरे में ना हो, तो आप देखिए कि सोशल मीडिया को बैन करने से वहाँ के जो युवा हैं वो कितने नाराज़ हो गए। इन्हें हर कीमत पर सोशल मीडिया चाहिए। और ये सोशल मीडिया भी, इसका एक और अगर आप एंगल देखेंगे, जितने भी ये सोशल मीडिया हमने आपको नाम बताया, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो एक्स है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे इंस्टाग्राम है, ये सब विदेशी कंपनियां हैं। ये सब बड़ी बड़ी अमेरिका या दूसरे देशों की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं और इनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर ये लड़ाई चल रही है। लेकिन सिर्फ बात सोशल मीडिया की नहीं है, बात है भ्रष्टाचार की। ये युवा भ्रष्टाचार से परेशान हो चुके हैं। दूसरा, ये युवा वहाँ परिवारवाद से भी परेशान हो चुके हैं। तो ये जो आवाज़ है ये 3 चीज़ों को लेकर मिलकर बनी है। सोशल मीडिया बैन कर दिया, दूसरा भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि कोई भी सरकार उसे रोकने में नाकाम रही है और भ्रष्टाचार की वजह से वहाँ जो काबिल युवा हैं उन्हें मौके नहीं मिल रहे, नाकाबिल लोगों को मौके मिल रहे हैं। और तीसरा, ये सारे युवा परिवारवाद से बहुत परेशान हैं। परिवारवाद एक ऐसी समस्या है जो भारत की राजनीति में भी बहुत गहरी जड़ों के साथ हमारे सामने भी जमी हुई है। लेकिन वहाँ के युवाओं ने अब इस परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद ही आवाज़ उठाने का फैसला किया है। काठमांडू से जो तस्वीरें आ रही हैं उनमें हर तरह की युवाओं की ये विशाल भीड़ आपको हर जगह दिखाई देगी। आप इन तस्वीरों में देखिए, नेपाल के युवा कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार उनकी आवाज़ को दबा रही है, इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वहाँ की सरकार ने पाबंदी लगा दी। वहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक, एक ही प्लेटफॉर्म है टिकटॉक, जिस पर अभी वहाँ की सरकार ने पाबंदी नहीं लगाई है क्योंकि टिकटॉक ने नेपाल सरकार के तमाम नियमों को मान लिया है। और इन नियमों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि ये जो बैन लगा है ये आखिर क्यों लगा है। इस समय वहाँ एक ही प्लेटफॉर्म बचा है, टिकटॉक। और आज इन लाखों प्रदर्शनकारियों ने, इन युवाओं ने टिकटॉक पर लोगों की भीड़ तक अपना संदेश पहुंचाया है। टिकटॉक पर सारा ट्रैफिक आ गया है और टिकटॉक पर बहुत सारे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं, जैसे नेपो बेबीज और नेपो किड्स। और इनके साथ नेताओं के बच्चों के ऐशो आराम भरे जीवन की तस्वीरें और उनके वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इनके साथ हैशटैग्स देखिए जो वहाँ ट्रेंड कर रहे हैं टिकटॉक पर। से नो टू करप्शन, जेन जी प्रोटेस्ट, नेपाल यूथ, नेपो बेबीज, ये सब वहाँ पर ट्रेंड कर रहा है। और टिकटॉक के ज़रिए बड़े बड़े नेताओं के बच्चों का लाइफस्टाइल, उनके परिवारों का लाइफस्टाइल लोग वीडियोस शेयर कर रहे हैं, तस्वीरें शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। और ये सवाल वहाँ पर उठ रहे हैं कि नेपाल के नेता अपने बच्चों को तो फ़ायदा पहुँचा रहे हैं लेकिन देश के लिए काम नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट की चर्चा हो रही है जिनमें जनता के कठिन जीवन, जनता कितनी परेशान है और नेताओं के बड़े आरामदायक जीवन की तुलना की गई है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों को दबाना एक प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाने जैसा है। और आज आप इन सब के राय सुनिए, इनके बयानों को सुनिए और इनके गुस्से को भी आप महसूस कीजिए। तो इन युवाओं के मन में सबसे ज़्यादा गुस्सा नेपाल के नेताओं को लेकर ही है और परिवारवाद को लेकर है। आज हजारों लाखों युवाओं ने नेपाल की संसद को ही घेर लिया
कई प्रदर्शनकारी संसद के परिसर में जबरदस्ती दाखिल हो गए। पुलिस ने इन पर आंसू गैस के साथ रबर की गोलियां चलाई, यहां तक कि हवाई फायरिंग भी हुई। इसके बावजूद इन प्रदर्शनकारियों ने वहां पर आग लगा दी। वर्ष 2008 में नेपाल के लोकतंत्र बनने के बाद से यह पहला मौका है जब वहां की संसद में इस तरह से प्रदर्शनकारी घुस गए हैं और उन्होंने वहां पर संसद में जाकर तोड़फोड़ की है। और इस गुस्से पर नेपाल के मीडिया ने वहां की सरकार को दो बड़ी चेतावनी दी है। पहला, भ्रष्टाचार और राजनीतिक परिवारवाद के बाद इस सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध ने युवाओं में निराशा को बढ़ा दिया है। इससे पहले वहां के युवा अपनी निराशा जताने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे, पर अब उनसे उनकी ये आवाज भी छीन ली गई है। दूसरा, युवाओं के नेतृत्व वाला ये आंदोलन बांग्लादेश की तरह नेपाल में भी तख्ता पलट कर सकता है। जरा याद कीजिए, कुछ समय पहले आपने बांग्लादेश से भी ऐसी ही तस्वीरें देखी थी और अब बिल्कुल उसी तरह का एक प्रोटेस्ट नेपाल में हो रहा है। बांग्लादेश में भी ये जो प्रोटेस्ट था, ये युवाओं का था, छात्रों का था। नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कड़ी शर्तों के दायरे में रखने की कोशिश की है, जिसमें किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे के अंदर हटाना भी शामिल है। नेपाल सरकार ने अपने नियम बनाए और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहा कि आपको ये नियम मानने पड़ेंगे। और उसमें से एक नियम ये भी था कि कोई भी आपत्तिजनक जो कंटेंट है वो आपको 24 घंटे के अंदर हटाना पड़ेगा अपने प्लेटफॉर्म से। नेपाल का मीडिया ये ऐसा मानता है कि ऐसी शर्तों को नेपाल की सरकार सेंसरशिप का हथियार भी बना सकती है। इसका दुरुपयोग हो सकता है। यह भी हो सकता है कि अगर किसी ने सरकार विरोधी कोई कंटेंट डाल दिया तो सरकार उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवा देगी। इसका मतलब सरकार का विरोध करना सोशल मीडिया पर असंभव हो जाएगा। हालांकि नेपाल की सरकार का तर्क है कि वो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध नहीं लगा रही, बल्कि उन्हें नेपाली कानून के दायरे में लाने की कोशिश कर रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि युवाओं को भड़काया जा रहा है और इनके पीछे कोई ऐसी शक्ति है जो देश को अस्थिर करना चाहती है। अब ये कोई साजिश है, बाहरी कोई ताकत है जो नेपाल को अस्थिर करना चाहती है, क्योंकि ये आज ही हुआ है। ये एक शोध का विषय है, जानकारियां आएंगी तो हम आप तक को बताएंगे। अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये युवा, इनके पीछे कोई और भी है, कोई ताकत है, या ये युवाओं का अपना ही गुस्सा है। देखिए, किसी भी खबर के दो पहलू होते हैं, किसी भी कहानी के दो पहलू होते हैं। एक पहलू है छात्रों का, युवाओं का, जो हमने आपको बता दिया। अब दूसरा पहलू सुनिए। वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सोशल मीडिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को नियंत्रित करके ये दिखाना चाहते हैं कि नेपाल विदेशी कंपनियों के दबाव के सामने झुकेगा नहीं और अपने आत्मसम्मान की रक्षा हर कीमत पर करेगा। ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, ये आकर वहां पर मनमानी नहीं कर सकती, और अगर इन्हें वहां पर ऑपरेट करना है तो इन्हें नेपाल की सरकार के नियमों को मानना पड़ेगा। केपी शर्मा ओली जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, इस वक्त उनकी उम्र है 73 वर्ष और वो जुलाई 2024 में तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। अब देखिए कि ये पूरी जो कंट्रोवर्सी है ये कैसे शुरू हुई। नेपाल सरकार ने दुनिया के बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपनी कुछ शर्तों को मानने के लिए कहा था, जिसमें हर सोशल मीडिया कंपनी के लिए नेपाल में अपना एक अलग ऑफिस बनाना, गलत कंटेंट हटाने के लिए एक स्पेशल अधिकारी को नियुक्त करना और नेपाल की सरकार के कानूनी नोटिसों का जवाब देना अनिवार्य कर दिया गया था। और कोई भी सरकार ये जरूर करना चाहेगी, क्योंकि ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, सोशल मीडिया कंपनियां हैं, जो व्हाट्सएप चलाती हैं, फेसबुक चलाती हैं, इंस्टाग्राम चलाती हैं, एक्स चलाती हैं। तो नेपाल की सरकार भी वही कह रही है जो भारत सरकार ने भी इनको कहा था कि आपका हमारे देश के अंदर एक कार्यालय होना, दफ्तर होना अनिवार्य है। अगर वहां की सरकार उनसे ये कहती है कि इस कंटेंट को हटा दीजिए, ये आपत्तिजनक है, तो 24 घंटे के अंदर हटाना भी होगा। और ये काम करने के लिए, शिकायतों को सुनने के लिए, कोई कानूनी नोटिस आया है उसे सुनने के लिए, उस पर अमल करने के लिए उन्हें वहां पर एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ेगी। इसमें कुछ नया नहीं है, हर देश ऐसा करता है। यूरोप के जो देश हैं वो भी करते हैं, भारत भी ऐसा कर रहा है। अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन कंपनियों को नेपाल सरकार की ये शर्तें बहुत सख्त लग रही हैं। उनको लगता है कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने जैसा है, और यही वजह है कि उन्होंने ये शर्तें नहीं मानी और तय समय के अंदर नेपाल सरकार ने जो उनसे कहा था कि अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं करवाया। जब रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया
सरकार की कोई शर्तें नहीं मानी, तो उसके बाद सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी और नेपाल की सरकार ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने यहां से बैन कर दिया कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, हमारे नियम नहीं मानेंगे, तो फिर हम आपको इस देश में ऑपरेट नहीं करने देंगे। और उसी की वजह से ये सारे जो युवा हैं ये नाराज हो गए और सड़कों पर निकल आए। ये इसके दो पहलू हैं। अब नेपाल में फिर से तख्ता पलट की आशंका है और यह दावा खुद वहां के मीडिया ने किया है। नेपाल की संसद में 2 सदन है। भारत की लोकसभा की तरह नेपाल में भी एक प्रतिनिधि सभा होती है। इसके 275 सदस्य चुनाव जीतकर वहां पहुंचते हैं। अभी नेपाल की सरकार में 2 प्रमुख पार्टियां, नेपाली कांग्रेस और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हैं, जिनके साथ गठबंधन में 5 और छोटी छोटी पार्टियां शामिल हैं, जबकि विपक्ष में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है। पिछले 10 वर्षों से इन 3 पार्टियों का ही लगातार घूम फिरकर सत्ता पर कब्जा रहा है और नेपाल में अभी केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री हैं और उनके बाद नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बनेंगे। दरअसल दोनों पार्टियों के बीच ये समझौता हुआ था कि ये दोनों पार्टियों के जो नेता हैं वो बारी बारी से प्रधानमंत्री बनेंगे, पहले एक पार्टी का फिर दूसरी पार्टी का। तो ये वहां पर अभी अरेंजमेंट है। नेपाल के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लीजिए। नेपाल की जनसंख्या 3 करोड़ के आसपास है। जनसंख्या के मामले में ये पूरी दुनिया में 50वें नंबर पर है। छोटा सा देश है। नेपाल की जनसंख्या हमारे देश की राजधानी दिल्ली से भी कम है। नेपाल में लगभग 62 लाख ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र 15 साल से 24 साल के बीच है और ये नेपाल की कुल जनसंख्या का 20% है और यही युवा इस समय सरकार को चुनौती दे रहे हैं। नेपाल में 1 करोड़ 43 लाख लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ये संख्या बहुत बड़ी है। सोचिए 1.5 करोड़ लोग नेपाल में 3 करोड़ में से सोशल मीडिया पर है और ये नेपाल की कुल जनसंख्या का 48% है। यानी वहां पर हर दूसरा व्यक्ति सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है और इनमें से 87% लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, 6% लोग एक्स का और 5% लोग यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। ये वहां के बड़े प्लेयर्स हैं। नेपाल दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। वर्ष 2024 में नेपाल में बेरोजगारी दर 10.71 थी। नेपाल की लगभग 25% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। लगभग 77 लाख लोगों को हर रोज 42 रुपए से भी कम में अपना गुजारा करना होता है और नेपाल के करीब 10% बच्चे गंभीर कुपोषण के भी शिकार हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था पर्यटन, कृषि और काफी हद तक भारत पर निर्भर है। नेपाल में टूरिज्म चौथा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। सोशल मीडिया पर बैन लगने और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से नेपाल में पर्यटन पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। और कैसे पड़ेगा देखिए, वर्ष 2023 में लगभग 3,71,000 लोगों को टूरिज्म से ही रोजगार मिला था। नेपाल में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण लाखों नेपाली लोग अब विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं और आज भारत में ही लगभग 80 लाख नेपाली काम करते हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में इस समय काम कर रहे हैं। तो 80 लाख नेपाल के लोग तो हमारे ही देश में हैं।